Hello and assalamu alaikum. This is me Shoaib and you're tuning into Shoaib's Vibe Station. आज की पॉडकास्ट में हमने जिस ख़ास मेहमान को दावत दी है वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि उनसे मिलकर हम सबको हम टीवी के एक ड्रामे ज़िंदगी गुलजार है की याद ताज़ा हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि ज़िंदगी गुलजार है में दो मेन कैरेक्टर्स थे और दोनों ही CSS ऑफिसर्स थे। और हमें ये पता ही है कि CSS ऑफिसर्स कितने ज़्यादा काबिल, मेहनती और टैलेंटेड होते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं एक रियल लाइफ CSS ऑफिसर से जिनका नाम है अहमद ज़फ़र और वो अपनी असल ज़िंदगी में भी बिल्कुल फवाद ख़ान की तरह ही खूबरू हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट पे तशरीफ़ लाए। काफ़ी टाइम आपने इंतज़ार करवाया लेकिन चलें आप आ ही गए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जो लोग आपके बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में आप बताएं कि आपका ताल्लुक़ किधर से है। बेसिकली ताल्लुक़ मेरा मुल्तान से है और उससे पहले जो है मेरे जो वालिदैन हैं वो एक गांव से हैं जो कि मुल्तान के बिल्कुल पास ही है। बस्ती मानक उसका नाम है। तो मुल्तान के बारे में ये है कि आई बीन इन मुल्तान फॉर माई मेट्रिकुलेशन टिल माई मेट्रिकुलेशन एंड आफ्टर दैट आई मूव टू अदर सिटी लाहौर में। बीन इन लाहौर फॉर लास्ट 10 years। उसके बाद फिर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बीन इन कराची। इनफैक्ट आई बीन इन कराची फॉर अ फ्यू टाइम्स, लेकिन सिंस इट्स माई फर्स्ट पोस्टिंग तो कराची में मेरा ये पहला स्टे है। मुल्तान के बारे में, सिंस योर व्यूअरशिप इज़ वेरी स्पेसिफिक टू कराची फॉर नाउ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट मुल्तान। मुल्तान वैसे तो आपको जो बेसिक पता है वो ये कि सूफिया का शहर है। वहाँ पे जो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे कि मुल्तान का लफ्ज़ मुलस्ताना से निकला है, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ सन टेम्पल। वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल था, एक हिंदुओं का टेम्पल था जिसके स्टिल रेमिनेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो कि हर दौर के सूफिया वहाँ रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के सही लेकिन रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ग्रीक इवन जो हिस्ट्री राइटर्स हैं, हेरोडोटस या फिर ये जो हैं हमारे हेरोडोटस ने भी जिक्र किया वहाँ पे कि एक कबीला है वहाँ पे, बड़ा फियर्स कबीला, मिलॉय के नाम से। तो मिलॉय बड़ा फियर्स कबीला, इनफैक्ट जब अलेक्जेंडर ने वहाँ पे हमला किया तो दैट मिलॉय कबीला का एक आदमी था जिसने जहर आलूद तीर, जिसे हम सिकंदर आज़म कहते हैं, उसे मारा और उसी से उसकी वफ़ात हुई थी। तो वो भी, उसका भी ताल्लुक़ मुल्तान से था। उसके बाद आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम आए यहाँ पे और जिसे बाबुल इस्लाम कहते हैं सिंध वाली साइड पे, वो भी मुल्तान तक पहुँचे। उसके बाद इस्माइली वहाँ पे हुकूमत रही, फिर दिल्ली सल्तनत वगैरह आई, फिर मुग़ल आए और उसके बाद ब्रिटिश 1849 में वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट कर लिया। और वहाँ से उसके बाद हमारी एक जो है ना ये मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी शुरू होती है। द रीज़न फॉर मी, the reason that I'm telling you this, one thing that I believe कि अगर किसी to know a history of a city is to know the soul of the person जो कि वहाँ पे रह रहे हैं। कराची की हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद पता चलता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो क्यों ऐसे हैं जैसे हैं, राइट। दे हैव अ वेरी वेरी पेक्यूलियर किस्म के बिहेवियर्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। कुछ अच्छे हैं, कुछ ज़ाहिर है वो एक दूसरे स्पेक्ट्रम में आते हैं। इसी तरह से मुल्तान के बारे में भी। तो मुझे अभी भी अपने अंदर या अपने नेटिव्स के अंदर वो मुल्तानी मिट्टी की जो एक नरमी है या फिर जो सूरज की एक वहाँ पे तपिश है वो महसूस होती है। मुझ में अब ख़ुद में भी और वैसे भी इन जनरल जो मुल्तान के नेटिव्स हैं मेरे। तो दैट्स आई थिंक अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वेयर आई बिलोंग टू। अच्छा, चलें, आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हिस्ट्री बताई और समंदर को जो है वो कूज़े में बंद कर दिया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग किधर से हुई है, फिर आप कॉलेज के बारे में बताएं, यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। अच्छा, लाइक आई सेड अर्लियर, स्कूलिंग मेरी बेसिक मुल्तान से ही है और इट वाज़ अ बोर्डिंग स्कूल। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का उसका मॉडल था पढ़ाई का। वी यूज़ टू गो टू द स्कूल, सुबह 6 से 7 बजे हम स्कूल जाते थे और रात को 9 बजे हम वापस आते थे। तो दिस वाज द जो हमारी एक रूटीन थी वो ये थी। बट उसका अपेरेंटली थोड़ा सा लगता है कि ये तो मॉडल बहुत ज़्यादा इन अ वे रिग्रेसिव है या फिर इन अ वे बहुत ओल्ड स्कूल है।
लेकिन थोड़ी सी जहाँ तक प्रोग्रेस का ताल्लुक है, आई बिलीव इन ओल्ड स्कूल philosophy, because I learned discipline way before I got these any privileges or any entitlements. तो डिसिप्लिन जो है वो उस स्कूल ने मुझे दिया। उसके अलावा वहाँ पे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता था कि आपने जो भी करंट मॉडल्स हैं आपने उसमें एग्जिस्ट करते हुए आपने उसमें एक्सेल करना है। तो जो आपने 3 अदवार मुझसे पूछे हैं ना, ये 3 अदवार में अदवार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि वो आई हैं। पहले स्कूल में मैंने स्टेटस को में एग्जिस्ट करके उसमें एक्सेल करना सीखा। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल आई टॉप द हिस्ट्री ऑफ दैट स्कूल, राइट। व्हेन आई केम टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पे एक नई रेस थी। वहाँ पे आई गॉट टू सी के जो हमारे बाकी डिफरेंट स्कूल के जो नॉर्मल बाकी स्कूलों वगैरह में जा रहे हैं उनकी सोच कैसी है, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब कमिंग फ्रॉम एक बोर्डिंग स्कूल वाला इन्वायरमेंट, जैसे यू कैन कॉल इट अ गवर्नमेंट स्कूल वाला इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे हमारी जो फैसिलिटीज़ कम होती हैं, वहाँ पे लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा एक आई वुड से कि नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं उनमें से मार्जिनलाइज्ड होते हैं। तो आई स्टिल टुक दैट चैलेंज एंड वहाँ पे मैंने बोर्ड में टॉप किया अपने FSC में। उसके बाद आई गॉट इनटू लम्स। मेरा वहाँ पे आई वाज ऑन फुल स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट मेरे अभी FSC का लास्ट पेपर था, आई स्टिल रिमेंबर कि केमिस्ट्री का पेपर था और वो उसमें 4 छुट्टियाँ थी और इट वाज द फर्स्ट डे इन 4 डेज़ में से कि व्हेन आई गॉट माई फाइनल कॉल फ्रॉम लम्स। तो बिफोर माई FSC इवन आई गॉट इनटू लम्स ऑलरेडी। तो उसके बाद लम्स का एक जर्नी शुरू होता है जो कि अगेन इट्स वेरी एक्सटेंसिव, इट्स वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, इट्स इफ़ यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट इट, इफ़ यू वुड लाइक टू नो अबाउट इट, तो आई विल टॉक अबाउट इट। अदरवाइज लम्स का एक्सपीरियंस इज़ टोटली आई वुड से उसको कोज़े में बंद करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलें, आपने जो है वो लम्स का जिक्र कर ही लिया है, तो अब बता ही देंगे लम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सुनने में तो ये आता है कि भाई लम्स में तो मम्मी डैडी और बर्गर बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो बताएं कि क्या आप मम्मी डैडी हैं? देखिए यहाँ पे जो आपने 2 सवाल किए हैं, एक मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, दूसरा ये कि मम्मी डैडी वहाँ पे होते हैं या नहीं, और उसका तीसरी एक सब ब्रांच कि आप मम्मी डैडी हैं या नहीं है। ये जो बर्गर लफ्ज़ या मम्मी डैडी का जो लफ्ज़ है वो हमारे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इन आवर सोसाइटी। बर्गर का टिपिकल मतलब होता है टू बी सेंसिटिव, ठीक है, इन डेली मैटर्स, एंड सेकेंडली टू कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, इंटाइटल्ड मेंटालिटी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं बोर्डिंग स्कूल से हूँ, बिल्कुल मुझे मुल्तान की मट्टी से भी मैंने ख़ुद को तशबीह दी है। तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस से और उसी बैकग्राउंड में आई वुड से कि आई एम नॉट अ बर्गर, आई एम नॉट दैट। लेकिन वहाँ पे जो लम्स के जो नॉर्मली लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग इस टाइप के होते हैं जो एक सर्टन सोशल हमारी फाइनेंशियल क्लास से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ अ रियलिटी। तो वहाँ पे एक तो आपकी इंटाइटलमेंट नेचुरली डेवलप होती है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हैं जो कि एक सर्टन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। एक उसकी ये वजह है। दूसरी ये वजह ये भी कि क्यों इस तरह होता है, वो ये कि अफोर्डेबिलिटी। तो लम्स थोड़ी सी ज़ाहिर है महंगी है, यू नो इवन विजडम नीड्स अ वॉलेट। तो वो चीज़ें आपको कंसंट्रेट करवाती हैं बहुत सारी इस तरह के लोग जो आते हैं, सर्टन सोशल क्लास आती है वहाँ पे। सेकेंडली जो लम्स का अपना एक इन्वायरमेंट है वो आपको एक इंटाइटलमेंट की तरफ लेके जाता है, और ये एक अच्छी चीज़ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि क्यों अच्छी चीज़ है। वहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ आवर लाइफ चॉइसेस, द फ्रीडम दैट यू हैव, फ्रीडम अपनी चॉइसेस को लेके, फ्रीडम आप अपने कोर्सेज को चूज़ करने में, अपनी डिग्री को डिज़ाइन करने में, यू आर टोटली फ्री। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ कायदे आज़म का, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। एक्चुअली लम्स में आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट।
वहाँ पे देर इज़ होल देर इज़ अ पार्टी कल्चर एज वेल, बट आपको सुबह में फजर के वक्त अच्छा खासा रश मिलेगा. आई हैव नेवर सीन इतना रश नॉर्मल किसी मस्जिद में. सो देर इज़ दिस बैलेंस दैट एग्जिस्ट इन दैट जो भी एक फ्रेम में एक बैलेंस एग्जिस्ट करता है. तो उसमें नेचुरली आपके कुछ लोग जो हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉलिसी चेंज, वीसी साहब ने एक पॉलिसी चेंज की वहाँ पे, राइट, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द अलमनाई ऑफ लम्स. और उन्होंने जब पॉलिसी चेंज की, इवन अलमनाई जो ग्रेजुएट हो चुके हैं जस्ट लाइक मी, even they have that much agency to call the VC in question कि जनाब why did you change this policy, and he had to revert that policy. So आप, but इसमें एक जो important factor है वो ये है कि the rationality has to prevail. If you can convince someone with your arguments, if you can actually talk बिल्कुल decent होके, बिल्कुल lenient होके, सकून से, if you can raise an argument which is sound enough to convince the other person, that person will get convinced. और ये एक बहुत खूबसूरत कल्चर है कि जहाँ पे आपका एक इदारे का जो लीडर है, जो एक इदारे का जो बॉस है, will revert his policy if some other person makes more sense than his policy. So ये जो एक कल्चर है ना टोटल, ये एक आपको इंटाइटलमेंट देता है that I have a say. And if I make sense, I'm gonna say it out loud. तो ये इस इंटाइटलमेंट को जब ये इस तरह के लोग, अब इसकी नेगेटिव साइड आपको बता रहा हूँ, जब इस तरह के लोग बाहर सोसाइटी में आते हैं तो द आउटर सोसाइटी डज नॉट वर्क लाइक दैट. तो देन दे आर कॉल्ड एज बर्गर्स. कि ये तो आप छोटी सी बात पे इतना हो गए, आपके जनाब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको जनाब थोड़ा सा किसी ने जगह नहीं दी तो यू आर वेरी, पॉइंट इज now they see कि यार the whole system does not make sense and now no one is listening. How can a person वो कैसे हो सकता है कि वो नहीं सुने. और ये क्यों, कहाँ से सोच आई है, ये आपके इदारे ने आपको सोच दी है कि जनाब अगर आप सही कह रहे हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन माशरे में नहीं सुनी जाती. तो यहाँ पे वो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं. अच्छा ये बताएं कि आपने लम्स ही क्यों चूज़ करा, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जो लम्स के ही टक्कर की हो? क्योंकि भाई एक वो होता है ना कि भाई मेरा एक ड्रीम है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊं, तो उसके बारे में बताएं कि लम्स ही क्यों चूज़ किया. अच्छा, सरप्राइजिंगली जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लम्स इज़ नॉट अ टिपिकल यूनिवर्सिटी, इट्स अ क्लब, इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्लब, इट्स अ वन स्टॉप शॉप. आप वहाँ जाते हो, यू डोंट गेट एजुकेशन, यू डोंट गेट आंसर्स, यू गेट टू क्वेश्चन द क्वेश्चंस. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. जो वहाँ का कल्चर है ना, वो आपको इनकलकेट ये नहीं करता कि आपका ये पैटर्न है, आप उसमें दौड़ में लग जाएं. इनफैक्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू ऑल्सो गेट टू क्वेश्चन दैट क्वेश्चन. आप उस क्वेश्चन की वेरासिटी को, आप उस क्वेश्चन को इस तरह से आप स्टडी करते हैं. सो बेसिकली मैं भी ऐसी कुछ जगह चाह रहा था जहाँ पे आई गेट टू इन्जॉय द डाइवर्सिटी दैट आई हैव विद इन माई सेल्फ, राइट. एक यूनिडायरेक्शनल, अगर आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएं, सारी वो 4 years ऑफ देयर डिग्री, व्हाट डू दे डू? इंजीनियरिंग स्टफ. बट आप लम्स में किसी इंजीनियर से मिल लें, वो आपको पूरी एक कहानी सुनाएगा कि हाउ वाज लम्स फॉर हिम और हर, राइट. सो द डाइवर्सिटी विद इन दैट, वो ना आप वहाँ से लिटरली आई स्टिल रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू सिट एट खोखा. वहाँ पे there is a shop that we call खोखा. We used to sit with random friends from Hunza to Hyderabad. Random जो लोग होते हैं, आपके friends होते हैं, we used to talk about any topic, to Sufism, to capitalism, anything. So ये जो diversity of thought है और जो वहाँ पे patience है, ये I was lucky enough to have a brother who knew all this, right. So वहाँ पे, and I am very comfortable enough to give him the credit for this, क्योंकि even a tree needs someone to water its roots, right. So he was that person for me, my brother. Of course एक जो father है has been there for me, लेकिन जो information का flow होता है वो मेरे भाई उसमें रहे हैं उसके लिए. And in fact this transfer of information, this inspired me to start my NGO even,
राइट. सो लम्स मेरे लिए जो है it's not just a university, it's a total, it's an institution comprising of diverse experiences मेरे लिए. So my brother knew it, he forced me, he said कि go for it, and then I trusted his decision and then I prepared for it day and night. During, as I told you कि FSCs के दरमियान में when I was competing with in मुल्तान बोर्ड में, तो वहाँ पे भी मैंने साइड बाय साइड सैट की तैयारी शुरू की, जो इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. तो उसके साथ आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टडी फॉर लाइक 15-16 आवर्स. मैं खाना खाते हुए पढ़ रहा होता था. तो दैट वाज एट दैट टाइम आई वाज रिडिकुलस पर्सन इन दिस सेंस. आई जस्ट यूज्ड टू स्टडी, दैट्स ऑल. तो लेकिन लम्स टॉट मी, एज आई टोल्ड यू, कि 3 अदवार हैं. स्कूल का जो एक दौर है, कॉलेज का एक दौर है, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का एक दौर है. तो यूनिवर्सिटी का जो दौर है उसने बहुत सारी मुझे डाइवर्सिटी वगैरह सिखाई. तो दैट्स वाई सिंपल लम्स आई चोज लम्स, दैट्स वाई. जैसे कि आपने बताया कि लम्स तो बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान में तो गुर्बत उरूज पे है, तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकता है लम्स में या नहीं? अच्छा, वेल दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बिकॉज जहाँ पे हम एक एलिट सिस्टम की बात करते हैं वहाँ पे हम उस सिस्टम के इंक्लूसिवनेस होने में पे भी कमेंट करते हैं. एंड आई थिंक दैट मेक्स अ सिस्टम होलिस्टिक. तो इसमें ऐसा है कि लम्स में आज तक कोई बच्चा इस वजह से नहीं रहा कि जनाब उसके पास देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं. और दिस इज़ अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट कि अच्छा यहाँ पे कोई तो होगा जिसका एडमिशन हो गया लेकिन उसके फ़ीस के मसले हैं. ऐसा आज तक नहीं हुआ. वाई? बिकॉज लम्स ऑफर्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स. If you cannot pay the fee, you won't have to. I'm sure this must be surprising for you as well. And that is the lack of information that I'm talking about, right? There are a lot of people, in fact, I was ambassador of their national outreach program that they have, जिसमें वो multiple areas से लोगों को, मैट्रिक के FSC वाले लोगों को, आप जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जाते हैं, टीम्स बना के जाते हैं. दे अट्रैक्ट दीज स्टूडेंट्स, दे कंडक्ट सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट. दे कंडक्ट सेशंस, वहाँ की एप्लीकेशंस वो लेके आते हैं, वापस उन बच्चों को वापस लम्स में बुलाते हैं. ऐसा बच्चा जिसका एडमिशन अभी हुआ ही नहीं है उसको लम्स में बुला रहे हैं. क्यों? क्योंकि जिसके पास, आपके पास, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, लम्स के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं. जिसको पता ही नहीं है तो लम्स के एडमिशन टेस्ट की जो बुक है उसके पैसे जब किसी के पास ना हो तो वो क्या करे? तो दे हैव आल्सो केटर्ड टू दिस. वो लम्स के उन लोगों को जो कम्युनिटी के उन लोगों को वो अपने पास लेके आते हैं, वो लम्स में रखते हैं. वहाँ पे 20-30 डेज़ वो उन लोगों को ट्रेन करते हैं, अपने ही टेस्ट की तैयारी करवाते हैं. आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू, मैं उनको 3-4 years में इन लोगों को मेंटोर भी करता रहा हूँ. आई बीन देयर इंस्ट्रक्टर. तो हम ये हो गया, फिर वो वापस जाते हैं, फिर वो टेस्ट नॉर्मल जिस तरह से टेस्ट का प्रोसीजर होता है दे फॉलो दैट प्रोसीजर. और फिर उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो लम्स के लिए आ जाते हैं. दे आर नॉट जस्ट 100% स्कॉलरशिप, दे आर ऑन 120, 140, 150% स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन देयर नीड्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज दिस स्टूडेंट जिसे पर सेमेस्टर फ़ीस नहीं पे करनी पड़ रही है, पर सेमेस्टर उसको 64,000 लम्स पे कर रही है, 72,000 लम्स पे कर रही है उल्टा. वाई? इट्स अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. एंड सेकेंडली देयर इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. अगर आप लम्स के जो एडमिशन टेस्ट है या फिर जो दूसरा टेस्ट है आपका जो एडमिशन टेस्ट है, तो उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं या आपके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं वो भी अच्छे हैं, तो फिर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे भी आ सकते हैं. उसमें भी 100% स्कॉलरशिप है, राइट? सो इसका इंक्लूसिव होने, इस सिस्टम का इंक्लूसिव होने में कोई शक नहीं है. इट्स वेरी इंक्लूसिव. एंड इफ़ यू मेक थ्रू, अगर आप बिल्कुल टेस्ट उनका क्लियर कर लेते हैं तो फिर देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. अच्छा, लम्स में एडमिशन की रिक्वायरमेंट बता दें कि भाई कितनी परसेंटेज वगैरह रिक्वायर्ड होती है, और साथ साथ फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दें कि लम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है. अच्छा, लम्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है दैट्स अराउंड, आई कैन जस्ट गिव यू अ रफ फिगर. कलेक्टिवली इट्स 5-6 मिलियन. आपकी जो एक डिग्री है वो 50-60-70 लाख में आती है, ठीक है.
और इसमें ये है सिर्फ एकेडमिक चार्जेस या फिर बाकी जो आपके वहाँ रहने वगैरह के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा जो बाकी ज़ाहिर है अगर आप इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कराची तो आपके वहाँ पे खाने के एक्सपेंडिचर्स हैं ऑल ये जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इफ़ यू लिव इन दैट कम्युनिटीज यू हैव टू, तो आपके अकॉर्डिंगली खर्चे भी हो जाते हैं। बाकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए लम्स के दो तरह के जो है ना स्ट्रीम्स हैं। एक है अंडर ग्रेड प्रोग्राम और दूसरा है ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें मास्टर्स वगैरह के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। लम्स ऑफर्स 21 डिग्रीज़ अंडर ग्रेड में और 5 स्कूल्स में, जिसमें सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिज़नेस है, ह्यूमैनिटीज़ वाला स्कूल है, स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है। इनमें अब एडमिशन कैसे होना है, देयर आर टू टेस्ट्स। वन इज़ सैट, सेकेंड इज़ जो लम्स का खुद अपना टेस्ट होता है LCAT। तो वो टेस्ट होता है आपका उसके लिए, राइट, लम्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपने किस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग में लेना है तो फिर आपका एक एडिशनल टेस्ट भी हो जाता है। अगर आपने बिजनेस स्कूल में फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना है तो आपका सैट की बेस पे लम्स में एडमिशन हो सकता है, राइट। इसी तरह से ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं वो भी आई थिंक 26 प्रोग्राम्स हैं इन दीज 5 स्कूल्स लम्स के, और उसमें भी जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट की, एक तो LGAT है और इसी तरह से GRE टेस्ट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेस्ट है। तो ये टेस्ट होते हैं और उनकी बेसिस पे आपके जनाब आगे एडमिशन होते हैं। अगर आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका FSC है तो अराउंड 70+ परसेंटेज आपके स्कोर्स होने चाहिए। और अगर आप O लेवल्स A लेवल्स से आ रहे हैं, इस स्ट्रीम से आ रहे हैं, तो आपके 2Bs और 1C की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, या O लेवल्स में आपके जो ऑन एवरेज स्कोर है वो B से ज़्यादा हो, राइट। इसी तरह से जो आगे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें कुछ वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी जो प्रीवियस अंडर ग्रेड की डिग्री है उसमें GPA की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने शुरू में एक NGO की बात की, तो बताएं कि आपकी NGO है क्या और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि ये NGO स्टार्ट की जाए। अच्छा, like you asked, as I told you earlier, the flow of information from my brother, that was a very crucial point that I realized, that there will be so many people जिनके ये भाई नहीं होंगे, there will be so many people जहाँ पे ये source of information exist नहीं करेगा, यहाँ पे ये light exist नहीं करेगी, right? So and more importantly, right time पे right information, and right information is very important. Like Noah Harari says कि if you give good people bad information, the outcome will be bad. If you give bad people good information, it's highly chance कि good इसका result निकलेगा. But इस case में I would also like to extend this quotation that timing is very important, कि right time पे good information हो। तो we started with this very basic idea कि जो हमारे मैट्रिक के या FSC के जो लोग हैं वो करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के भी लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के भी। ये 2 स्ट्रीम्स ही हमारे साउथ पंजाब में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैं मुल्तान से हूँ तो मैं उसी स्पेस को ज़ाहिर है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहा था। तो इस पूरी उसमें मैंने देखा कि 2 स्ट्रीम्स हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं या इंजीनियर्स बन रहे हैं, राइट। और जो इन दोनों में नहीं आ रहा है वो किसी नॉर्मल सी डिग्री करके उसके बाद शादी वादी की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो वी स्टार्टेड विद द बेसिक आइडिया कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, गिवन योर पोटेंशियल, गिवन योर मार्क्स इन मैट्रिक एंड ऑल, राइट। तो हमने वी स्टार्टेड विद अ बेसिक कॉलेज, in fact my college where I was invited as a guest speaker हमारे अपने कॉलेज में। तो वहाँ पे मैं और मेरे साथ एक मेरे कॉलीग थे, तो हमने वहाँ पे जाके एक सेशन कंडक्ट किया टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्सिटीज़। उसमें लम्स की यूनिवर्सिटीज़, फास्ट वगैरह वगैरह सारी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हमने एक बेसिक रोड मैप उनको बताया कि दिस इज़ द एप्लीकेशन, दैट्स हाउ इट कॉस्ट वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी स्टेप। तो उसके बाद हमने देखा कि ये तो बहुत डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। तो हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मली इसको हमने गैदर किया। आई मेड अ टीम ऑफ 6 people इनिशियली, ऑल बोर्ड टॉपर्स,
और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उस वक्त वो उनके एडमिशन्स वगैरह हो चुके हुए थे और वो वहाँ पे पढ़ रहे थे। जिस तरह लम्स है, IBA है, एक हमारे थे लाहौर की GC वगैरह से, फास्ट से, UET से। इसके अलावा एक बाद में हमने जो और भी हमने GC वगैरह से हमने ऐड किए। उसके अलावा एक माय फ्रेंड हु वाज इन कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में थे, तो उनको हमने इस तरह से इंगेज करके हम वी मेड अ टीम ऑफ वेरी प्रोफेशनल 6 पीपल, इनिशियल 6 पीपल हमने वो किए थे। तो उनमें हमने, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, हमने साउथ पंजाब की कोई हमने यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई एकेडमी, कोई होम एकेडमी हमने नहीं छोड़ी होगी जहां हमने जाके विज़िट ना किया हो, उनको अप्रोच ना किया हो, उनके बच्चों को हमने जाके गाइड ना किया हो। वी डिड दैट, एंड नॉट जस्ट दैट, हमने उनसे फॉलोअप्स वगैरह लेके उनके एडमिशन्स हमने करवाए। लास्ट ईयर I was sitting in a cafe at Lums with my batchmates, with my CSP batchmates, और there was this person who came and he hugged me, ऐसे पीछे से आके उसने हग किया बंदे ने। तो मैंने देखा तो he was that person, वो चला गया। बाद में someone was asking me who is he, and I didn't tell him, but the point is कि he was from Alipur and he was this person, you know, one of those people कि जिसका एडमिशन इस प्रोसेस के थ्रू हमने लम्स में हुआ। और इस तरह के बहुत सी कहानियाँ लम्स में हैं, IBA में हैं, फास्ट में हैं, UET में हैं। तो एंड ऑल दिस वाज डन एनोनिमसली, देयर वाज नो पोस्टर, देयर वाज नो नेम इन फैक्ट, वी डिड नॉट, हमने किसी बात की, किसी से 1 रुपया की फंडिंग नहीं ली। ऑल दिस वाज डन, हम रिक्शों में जाते थे, रिक्शों में आते थे, इसलिए कि हमने अपनी किसी तरह से भी हम कॉस्ट मिनिमाइज़ करते थे, राइट। लेटर ऑन हमें IBA की एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी ने भी इंगेज किया, एंड दे गेव अस सर्टिफिकेट्स, राइट, एंड दे गेव अस, उन्होंने रिकग्नाइज़ किया इस चीज़ को, राइट। तो आई वुड से कि जिस तरह हम एक लफ्ज़ होता है सदका जारिया, आई थिंक द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट आई गॉट, आई वांटेड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका प्योर इंटेंशन से ताल्लुक़ था इसका, और किसी इसमें कोई और मकसद नहीं था, कोई और एजेंडा नहीं था। तो दैट्स इट फॉर द NGO। अच्छा, जाहिर सी बात है कि इस NGO के थ्रू आप लोगों की मदद कर रहे हैं और ये NGO आपने बनाई, तो आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच पर इस NGO ने क्या असर डाला? एक्चुअली आई वुड से कि ये चीज़ें ग्राउंड करती हैं, आपको ह्यूमनाइज करती हैं। इवन आप सक्सेस की किसी भी स्टेज पे पहुंच जाएं, ये चीज़ें आपको ग्राउंड करती हैं, आपको रियलाइज़ करवाती हैं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में हेल्प करती हैं ऑन ग्राउंड। जब हम जाके इस तरह के लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, सब कुछ होता है, तो आपको पता होता है कि इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। दूसरा ये कि क्योंकि मैं ख़ुद भी इनसे प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, तो आई हैड दैट extreme pleasure in helping these people and in lifting these people, and I think that is the essence of service, that is the essence of service even after CSS। तो ये NGO का काम मेरी बात के CSS की जर्नी से बहुत लिंक्ड है, राइट। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर यू नो गेट्स इनटू अस in order to transform us way before it actually happens। तो हमारे अंदर जो फ्यूचर की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर आना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अल्लाह ने किसी से अगर कोई काम लेना है तो उसमें वो ख़ासियतें, उसकी वो ट्रेनिंग्स, वो हार्डशिप्स वो आना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि इसने जो NGO ने है मुझे दिया। अब CSS एग्ज़ाम पे आ जाते हैं, तो आपने CSS एग्ज़ाम देने का कैसे सोचा, और कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि मैं इतना बड़ा एग्ज़ाम दूंगा? अच्छा, CSS का जो फ़ैसला है वो हमेशा से कुछ स्टोरीज़ इन कंटिन्यूएशन विद द पास्ट चलती हैं। मैंने आपको बताया कि NGO वाला जो भी मेरा सफ़र रहा, उसमें वन हर्डल अमंग मैनी हर्डल्स दैट वी फेस्ड, वन हर्डल वाज दैट हमने जहाँ पे भी सेशंस करवाना होता था वहाँ से बहुत रेजिस्टेंस आती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपनी NGO के सिलसिले में वी वांटेड टू कंडक्ट अ सेशन इन अ वेरी रूरल एरिया, और वहाँ पे wanted to engage parents as well, क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो समटाइम्स पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। अगर आपके पेरेंट्स वेल इन्फॉर्म्ड हों तो उनके बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करते हैं, लेते हैं।
तो वी वांटेड टू इंगेज पेरेंट्स, और हमने उनके लिए एक सेशन करवाना चाहा। तो वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने वहाँ पे मसला किया। तो हमने उसका हल ये ढूंढा कि हमने वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे उनसे कांटेक्ट किया, एंड वी इंगेज्ड हिम कि इट कैन बी योर इनिशिएटिव। जिस तरह कहते हैं उनके कंधे पे रख के हमने बंदूक चलानी थी। तो एंड अगेन मफाद आमा वाली एक चीज़ है कि सबके लिए जो बेनिफिट है उस चीज़ का, तो वाई नॉट इन्वॉल्व एवरीवन, वाई नॉट मेक दिस सिस्टम इंक्लूसिव, बिकॉज द पर्पज़ वॉज नॉट कि हमें किसी चीज़ का तमगा पहना दिया जाए। द पर्पज़ वॉज कि जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो डिसेमिनेट हो जाए, वो मिल जाए सबको, राइट। तो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइजॉन क्रिएट किया और हमने वो सेशन करवाया। बट उससे एक लेसन हमें मिला, और हम ये अक्सर सेशन करवाने के बाद हम बैठा करते थे और आपस में डिस्कस किया करते थे कि यार आज हमने क्या सीखा। बिकॉज एक आई बिलीव, फर्मली बिलीव इन दिस, इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग, स्टार्ट गिविंग दैट थिंग। इट्स अ वेरी रिडिकुलस आइडिया बाय द फेस ऑफ इट, कि आपको जो चीज़ चाहिए आप वो देना शुरू कर दें। इवन इन इस्लाम देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात, राइट। आपके जो नॉर्मल लोग हैं वो भी ज़कात देते हैं सो दैट दे कैन हैव मोर, राइट। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फिनोमेना ये। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि हमने जब इस पे हमने सोचा कि हमें इस चीज़ से क्या सबक मिल रहा है, वी लर्न कि अगर व्हाट इफ़ कि हम में से कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हम में से कोई ब्यूरोक्रेसी का पार्ट हो, तो हाउ ईजी इट वुड बी टू मेक दिस मैसेज फ्लो मोर ईजीली, राइट। तो वहाँ से हमने डिसाइड किया। इनफैक्ट जिस मेरे फ्रेंड के साथ, जो मैंने आपको पहला बताया, जिसके साथ मैंने पहला सेशन किया था, ही इज़ इन पुलिस सर्विस राइट नाउ, राइट। हमारे घोटकी में ही इस वक्त वो पोस्टेड है, राइट, एज DPO। तो वो ऑलरेडी सर्विस में आ गए थे। उसके ईयर आफ्टर दैट आई केम इन सर्विस, और जो बाकी हमारे 6 लोग थे दे आर इन द प्रोसेस ऑलरेडी, राइट। सो एवरी वंस प्लान जो है वो हमने इसकी तरफ अलाइन किया। बाकी कभी सोचा था या नहीं, आई नेवर थॉट अबाउट अपेयरिंग इन CSS, दिस वाज नेवर माय फर्स्ट चॉइस, एंड आई एक्चुअली डिसाइडेड टू गो फॉर इट। इनफैक्ट कुछ महीने पहले जब मैंने डिसाइड किया था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, मैंने CSS को सीरियसली सोचा, अदरवाइज़ मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। आई डिड बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम LUMS. I got into business school first and then I shifted to computer science. तो फिर ये है कि वहाँ से जब अगर मेरा पहले प्लान होता तो ज़ाहिर है मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ना करता, बट लेटर एंड देन आई रियलाइज्ड कि वट एवर आई डू इन फ्यूचर, द CS degree will always be relevant. Even in service right now, it's very much relevant. So I think it's the continuation of the previous journey that I was having. So CSS was just another tool that I used to go on and on with the same agenda that I already have. अच्छा, जो आपने ज़िक्र किया कि आपको सेशन करवाने में जो है वो एक रुकावट आई, तो फिर वही पावर का नशा था जो आपने सोचा होगा कि मैं CSS कर लूँ और मुझे पावर मिल जाए। तो क्या यही आपका मेन मोटिव था या कुछ और? देखिए, वन वर्ड आंसर इज़ यस, क्योंकि पावर इज़ जस्ट अ टूल टू इन्फ्लुएंस। अब वो इन्फ्लुएंस पॉजिटिविटी की तरफ से है या नेगेटिविटी आपने उसमें क्रिएट करनी है। पावर इटसेल्फ एक टूल होता है। एब्सोल्यूट पावर जो है वो कहते हैं करप्ट एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर की किसी भी उसमें सही नहीं होती। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में वी आर चेन्ड विद अकाउंटेबिलिटी। हमारे पास जो भी पावर है, हमारे जो हाथ में कलम में जो पावर है, एक सिग्नेचर की जो पावर है, वो हमें लॉ ने दी है, और उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं। हर स्टेप के लिए हम अकाउंटेबल हैं, राइट। सो पावर का नशा नहीं कहूँगा मैं, ये पावर टू इन्फ्लुएंस है। और दैट आई वांटेड। जो लोग CSS कर रहे होते हैं या CSS एग्ज़ाम देने का सोच रहे होते हैं, तो उनके जहन में एक ही ख्याल आता है कि भाई सोर्स होगी तो एग्ज़ाम जो है वो हम पास कर सकेंगे, या फिर कोई फैमिली में पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या कोई ऊंचे ओहदे पर हो तो ही हम ये जो है वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप बताएं कि क्या ये सब मेरिट बेस पे होता है या सब सिफारशी है? अच्छा, CSS के हवाले से जो एक मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि अगर आपके प्रीवियस आपका जो बैकग्राउंड है वो डायरेक्टली आपके एग्ज़ामिनर जो है उसे नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन। दैट इज़ नॉट द केस। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मिसकॉन्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट कि आपका कोई ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, द कॉन्सेप्ट इज़ द इंफॉर्मेशन। अगर आपके फॉर एग्जांपल आई हैव हमारे एक अलमनाए हैं, उनकी मदर इज़ इन सर्विस ऑलरेडी, तो उनकी जो बचपन से एक ट्रेनिंग हुई है, नर्चरिंग हुई है, वो नेचुरली सर्विसेज के साथ अलाइन होके हुई है। तो ही हैड वे मोर इन्फॉर्मेशन देन यू और मी और एनी वन फॉर दैट मैटर, राइट। तो अगर सर्विस में कोई बंदा पहले से है तो उनका एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा हो रहा होता है कि वो एकेडमिक्स में भी ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग नेचुरली हुई होती है, दे परफॉर्म वे बेटर इन इंटरव्यूज़। वाई? बिकॉज जब वो बात कर रहे होते हैं उनके इंटरव्यूज़ में भी दे गिव रेफरेंसेस कि जनाब फ़लाना प्रोजेक्ट, फ़लानी चीज़, इवन अगर आप पेरेंट्स के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हो कि मेरी मदर ने डिड दिस प्रोजेक्ट, राइट, दे नो द हायरार्कीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनके लिए ईजी होता है। तो ये है प्रिविलेजेस। आपने बात की है कि क्या उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम है, सिफारशी काम है? द वन वर्ड आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जनाब इस प्रोसेस में प्रिविलेजेस मैटर नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन वो उतने ही मैटर करते हैं जितने के किसी भी और प्रोफेशन में मैटर करते हैं। इफ़ योर फादर इज़ अ डॉक्टर, यू कैन बी अ गुड डॉक्टर। वाई? बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, राइट। तो इसी तरह से अगर इफ़ योर फादर इज़ ब्यूरोक्रेट, या अगर आपकी मदर है या आपके कोई भी रिलेटिव हैं, तो आपकी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक प्रिविलेज है, राइट, वो एक प्रिविलेज है, वो आपको ज़्यादा एक्सेसिबल रहता है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई सोर्स चाहिए, आपको कोई बुक में रिकमेंडेशन चाहिए, या आपको कोई अच्छा टीचर भी चाहिए, तो वो आपके साथ बिल्कुल लाइज ऑन में होते हैं और आपको वो सारी सहूलियात मौजूद मिल जाती हैं जो कि नॉर्मल स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को, मे बी लाइक मी दैट आई वॉज बैक इन टाइम, तो वो चीज़ें सहूलियात मुयसर नहीं होती। लेकिन कैन वी डू इट? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली येस, वी कैन। क्योंकि और वहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये प्रिविलेज कहाँ पे ख़त्म किया है कि CSS कैन बी एन इक्वलाइज़र। क्योंकि आज के दौर में जब हमारे पास इंटरनेट आ गया ना, उसके बाद ये जो सारी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अच्छा जो मैंने प्रिविलेज वाली बात की है वो भी जो है वो शेडो में चला गया। बिकॉज नाउ यू हैव द सेम इंटरनेट, आई हैव द सेम इंटरनेट। इट्स योर प्रायोरिटी कि आप रात में बैठे क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, राइट। आई एम स्टडिंग, मे बी यू आर वॉचिंग वीडियो और नॉर्मल जो है यूट्यूब पे वीडियोज़ एंड ऑल, जो कि आपके काम से रेलिवेंट नहीं है, तो फिर नेचुरली आप जितने मर्जी प्रिविलेजेस में हो सकते हैं, आपके फादर ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, आई एम गोइंग एक्सेल। सो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है ये इंटरनेट ने जो है वो इक्वलाइज कर दिया। आपने CSS का ही क्यों सोचा? क्योंकि भाई आजकल तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी बहुत सारे जो डिग्रीज़ लेके लोग जो हैं वो बाहर ही जा रहे हैं और कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आप थोड़ी सी और मेहनत करके जो है बाहर चले जाएं? अच्छा, ये सरप्राइजिंगली बहुत तरह की टू एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज को इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं कि वो एक बड़ी एक पॉपुलर मीम चल रही थी कि जनाब आपके अगर आपका गूगल CEO भी लग जाए तो वो कहते कि अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो आप सरकारी नौकरी लग जाती, राइट। दूसरी एक्सट्रीम ये वाली है जो आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो बाहर चले जाते। आई वॉन्ट टू यू एंड एवरी वन जो यहाँ पे हमें सुन रहे हैं टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ जस्ट a compilation of choices that you make. It's always a trade-off. आपकी कोई जो चॉइस है जो बड़े अपने रैशनल माइंड के साथ की होगी, बहुत सोच समझ के की होगी, सूनर और लेटर यू गोना रिग्रेट दैट डिसीजन। वाई? बिकॉज उसमें से हर अच्छे डिसीजन में से भी कुछ ना कुछ उसके कॉन्स होंगे, राइट। तो इट्स ऑलवेज द ट्रेड ऑफ कि आपको बैलेंस करना है कि आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आउटवे करने चाहिए जो उसके फ्लॉज हैं, राइट। सो ये तो पहले मैंने आंसर कर दिया कि ऐसी बात नहीं कि थोड़ी सी और मेहनत कर ले, तो थोड़ी सी और मेहनत करके तो आप कहीं भी जा सकते हैं। एंड राइट नाउ आई हैव दिस कैपेसिटी कि आप CSS के बाद भी हमारे मास्टर्स में एडमिशन्स PhD वगैरह लोग करने जाते हैं विद अ वेरी मिनिमल एफर्ट। वाई? बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, क्योंकि वो आना चाहते हैं वापस ताकि वो सर्व कर सकें यहाँ पे विद नाउ बेटर इक्विप्ड विद दोज मास्टर्स डिग्रीज और PhD डिग्रीज वगैरह वगैरह, राइट।
बाकी ब्रेन ड्रेन की आप बात कर रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा बंदे साल में बाहर जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं वो जाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ अ रियलिटी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी पूरी फैमिली बाहर है। My sister is in Australia, my brother is in US, my other sister is in US, right? Abhi my parents will be moving to US in a few months. तो एक obvious choice would have been कि मैं भी फ़ौरन से यहाँ US शिफ्ट हो जाऊँ। In fact, my brother insisted on this, right? Even I got एक job offer from the same state that he is in right now, right? उनके headquarter वहाँ पे था, तो I got the job offer. In fact, that was the day I decided that I'm gonna go for CSS. So it's always the choice. आप जो choice करते हैं, अपने choose करते हैं, if you are clear about it, कि जो मैं choose कर रहा हूँ उसके pros and cons हैं, जितना आप देख सकते हैं उसको आप weigh करें और make your own way. अगर आप 2005 में UET में एडमिशन ले रहे हैं और आपके जनाब and you are a topper like my brother, the one obvious choice will be कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। Why? अगर आप फास्ट से कर रहे हैं the obvious choice will be कि आप CS करेंगे। Why? Because bandwagon है, you want the best for it. It's not about you कि what you want, it's about what's best। जो कि सारे कर रहे हैं उस बैंडवेगन को फॉलो कर लें। आजकल क्या चल रहा है, बाहर चलें। आई एम नॉट सेइंग कि उसके फ़ायदे नहीं है, ऑल आई एम सेइंग इज़ कि वेयर इज़ यू इन दिस इक्वेशन। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि आप क्या चाह रहे हैं, राइट? आप बाहर जाना चाह रहे हैं, देयर इज़ दिस होल कॉस्ट बाहर रहने की। आस्क माई ब्रदर, आस्क मी, इन फैक्ट ही इज़ नॉट हेयर एंड आई फील कि उनकी जो एब्सेंस है दिन रात, एंड द स्ट्रगल्स दैट दे फेस इनकम्पेरेबल जो हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे वहाँ पे जब कोई हो तो आपको बंदा ढूंढना पड़ता है जिससे आप अपनी ज़ुबान में बात कर सकें। एंड हाउ बेसिक इज़ दिस, आपको कराची में कभी फील नहीं होगा, पंजाब में कभी, कहीं जाके पाकिस्तान में फील नहीं होगा। नेटिव लैंग्वेज में बात करने को तरस रहे हैं, हाउ बेसिक इज़ दैट। तो स्ट्रगल्स आपकी हर जगह वो करती हैं। और दूसरा ये कि सिविल सर्विसेज, आपकी कोई भी जॉब हो, आप बाहर जाके भी अपनी जॉब करनी है ना, आप बाहर यहाँ से जाके देयर इज़ नो हेवन वेटिंग फॉर यू, राइट? जब हम बाहर कहते हैं तो देयर इज़ अ स्ट्रगल वेटिंग फॉर अस। मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी जॉब है, हर जॉब की 4 बेसिक चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो हर जॉब में होते हैं। वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गेट, सेकेंड इज़ अकाउंटेबिलिटी जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको मिलती है, तीसरा इज़ प्रेशर। कोई भी जॉब है उसमें ये 3 एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। चौथा होगा उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स, राइट? ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं, सिविल सर्विसेज में हैं जी, यही 4 चीज़ें हैं। तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, वो ये क्वेश्चन है आपका। बहुत सारी, पहले तो ये कि कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको एक सोशल आइडेंटिटी भी देती है, बाहर ऐसी कोई जॉब नहीं है। वन, सेकंड आपको इम्पैक्ट देती है। इम्पैक्ट, अगर मेरे जो सिग्नेचर्स हैं अगर मैं वो नहीं कर रहा, मुझे कोई नहीं इस बात पे फोर्स कर सकता कि जनाब मैं वो करूं। नो वन कैन। कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें इतना इम्पैक्ट है, या फिर इस तरह की जॉब्स में एज अ CSP द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट यू हैव ऑन पीपल इन टर्म्स ऑफ गुड दैट यू कैन डू फॉर योर ओन सोसाइटी, कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम भूलते हैं, हम बाहर की चीज़ों में जब देखते हैं तो वी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि कैपिटलिस्ट दौर है ना, तो हम हर चीज़ को फाइनेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन डॉलर्स, इन रुपीज़। जब हम डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो नेचुरली हमारा एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और वो एक रैशनल चॉइस बन जाती है। इफ़ यू आर अ प्योर कैपिटलिस्ट, सर्विस आपके लिए नहीं है। आप अगर बिल्कुल मॉनेटरी टर्म्स में सोच रहे हैं तो सर्विस आपके लिए नहीं है। बट वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट आई थिंक एवरीवन शुड रियलाइज कि सर्विस में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो मैंने आपको 4 एलिमेंट्स बताए उसके साथ लास्ट था मॉनेटरी बेनिफिट्स। सर्विस में नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। आपकी PR है, आपके ताल्लुकात बन रहे हैं, रिलेशंस बन रहे हैं, आपके कुछ प्रिविलेजेस हैं जो आपको सर्विस के टाइटल की वजह से मिले हुए हैं। ये भी तो चीज़ें मोनेटाइज हो सकती हैं। ये भी तो चीज़ें आपकी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, अगर आप इसमें थोड़ा सा देखें तो इनकी भी एक सर्टेन कॉस्ट है दैट यू पे। नॉर्मली आपको सेम प्रिविलेजेस लेने में अच्छी खासी कॉस्ट लगेगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रिविलेजेस आर समथिंग विच एक बड़ी नेगेटिव चीज़ें एसोसिएटेड हो गई हैं कि सर्विस वालों के साथ प्रिविलेजेस जो हैं वो बड़े ख़राब चीज़ें हैं।
किसी भी चीज़ को अगर आपने एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उसके साथ कोई डिग्निटी अटैच करनी होती है आपने, राइट? यू कैन नॉट आस्क फॉर समथिंग विदाउट गिविंग समथिंग। तो ये तो हमारे इवन डिपार्टमेंट का भी मोटो है, राइट? अगर हम एक फॉर एग्जांपल इफ पर्सन इज टू बी टैक्स्ड, द गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग फॉर हिम इन रिटर्न, राइट? तो ये चीज़ें जो हैं, ये चाहे मैं बाहर जाऊँ चाहे वो मैं यहाँ रहूँ, इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्ट्रगल चूज़ करते हैं, कौन सी सफरिंग चूज़ करते हैं। अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू सफ़र एनी वेज। इट्स जस्ट दैट इन दिस डिसीजन आई गॉट टू चूज़ माइन। सो इसमें मैंने बहुत सारे आई वॉन्डर्ड मैनी शोर्स, बट दिस इज़ द वन दैट आई फेल्ट एट होम। अच्छा, CSS के ऊपर हम बात कर ही रहे हैं, तो आप ये बताएं कि CSS एग्ज़ाम है क्या, और कौन कौन लोग हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? I'm happy to know that you are now convinced enough to ask me this question now. CSS जो एग्ज़ाम है बेसिकली एक आप बैचलर्स की डिग्री के बाद, इवन BA के बाद यू कैन अपेयर इन CSS एग्ज़ाम, राइट? उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक। आपकी जो एज है वो 30 से कम होनी चाहिए, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑलरेडी किसी भी रैंक में काम कर रहे हैं तो आपकी एज रिलैक्सेशन 2 इयर्स आपको मिल जाती है। अभी ये प्रपोज़ल भी मौजूद है कि 35 एज हो जानी चाहिए, और अटैम्प्ट्स हमारे इसमें 3 होती हैं बेसिक, बट नाउ द प्रपोज़ल इज़ टू हैव 5 अटैम्प्ट्स, राइट? उसकी 6 अटैम्प्ट्स। जिस तरह हमारे UPSC में होता है, इंडिया में UPSC है, तो वहाँ पे भी दे हैव 6 अटैम्प्ट्स। तो यहाँ पे भी दे आर ट्राइंग टू कम अप विद द सेम प्रपोज़ल। जहाँ तक बात है CSS का सिलेबस वगैरह की, CSS इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एग्ज़ाम्स, 12 पेपर्स हैं, राइट? उसमें 6 ऑप्शनल्स हैं। यू गेट टू डिसाइड कि आपने वो कैसे चूज़ करने हैं। देयर आर ग्रुप्स जिनमें से आप एक कोर्स चूज़ करते हैं और आप तैयारी करके वो आप एज ऑप्शनल्स रखते हैं। और इस तरह से 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट? उसमें जिस तरह इंग्लिश ऐसे है, प्रेसी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल जो एक कुछ जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक कोर्स होता है। तो इस तरह के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी ऑप्शनल जो हैं वो टोटल 1200 मार्क्स होते हैं। इनमें से आपको 600 प्लस मार्क्स लेने होते हैं टू पास CSS का जो है, और इसमें सब सब्जेक्ट्स में आपने एक सर्टेन परसेंटेज से 40% से ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं, राइट? तो जब आपका कलेक्टिव जो आपका स्कोर है वो एक तो 600 से ज़्यादा हो और आपके सारे सब्जेक्ट्स पास हों, तो फिर आप आते हैं कि आपका रिटन सिर्फ क्लियर हुआ है। उसके बाद देयर इज़ दिस प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, एंड देयर आर सो मेनी कोटाज जिनकी बेसिस पे फिर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है पहले, फिर हमारी मेडिकल होता है, उसके बाद हमारा एक मेजर पैनल इंटरव्यू होता है, और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट लगती है अकॉर्डिंग टू नॉट जस्ट द मेरिट, अकॉर्डिंग टू द कोटाज एज वेल। देयर इज़ डेजिग्नेटेड कोटा फॉर वुमेन, देयर इज़ डेजिग्नेटेड कोटा फॉर इवन जो सिंध साइड है उसमें रूरल साइड जो है वो अर्बन साइड, इनका एक अलग अलग कोटाज हैं, बिकॉज विद इन सिंध भी बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो उन्होंने कोटाज अलग अलग दिए हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान का एक अलग कोटा है, और बाकी KPK का भी एक अलग कोटा है। तो उनकी बेसिस पे आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो बनती है CSS की। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो शायद उसका कई लोगों को आइडिया नहीं होता कि CSS में 12 डिपार्टमेंट्स हैं, 12 डिपार्टमेंट्स हैं, और आपकी जो भी एलोकेशन है वो बेस्ड ऑन दीज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स विच आई मैंशनड, इनकी कॉम्बिनेशंस पे आपकी एलोकेशन होती है, राइट? जिसके बाद आप पोस्ट होते हैं ट्रेनिंग के बाद। उसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है हमारी, जिस तरह इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, आपका पुलिस सर्विस है, जस्ट वन ऑफ द 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। इसी तरह से फॉरेन सर्विस है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इसी तरह से कस्टम्स है, राइट? सो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपकी एलोकेशन होती है। 12 डिपार्टमेंट्स। अच्छा, ये जो आप सारे आपने डिपार्टमेंट्स बताए हैं, तो क्या फिर इसमें मेरिट वाइज पोस्टिंग होती है कि भाई जितनी परसेंटेज है, जितने मार्क्स हैं, उसके तहत जो है वो पोस्टिंग होगी? आई थिंक ये ऐसे होता है कि आपकी जो प्रेफरेंस है,
आपके जितने ज़्यादा स्कोर्स ऊपर होंगे आपकी उतनी प्रेफरेंस कंसीडर की जाएगी. दैट्स हाउ इट इज़. आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्कोर द हाईएस्ट एंड यू वांट टू गो विद फॉरेन सर्विस, राइट, एज वन ऑफ मैनी ऑफ माई बैचमेट्स हैज़ हमारे प्रीवियसली काफ़ी सारे जो मेरे कॉलीग्स हैं उन्होंने ऐसे किया. फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्कोर हाईएस्ट, सो यू जितना आपका हाईएस्ट स्कोर होगा यू विल हैव द प्रिविलेज टू चूज़ यूर ग्रुप. आप जैसे जैसे फिर उसमें नीचे आएंगे जो फिर होगा क्या कि फिर वो आपके लिए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप 12 डिपार्टमेंट्स में से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उनको देते हैं. फिर जैसे जैसे आपके मार्क्स नीचे होंगे फिर आपका कोटा की बेसिस पे भी आपकी फिर एलोकेशन उस लिहाज से होती रहेगी. डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट, राइट. अच्छा, अब अगर कोई एक आम बंदा है जिसने बैचलर्स कर लिया है या फिर मास्टर्स कर लिया है और अब वो एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो फिर आप बताएं कि उसकी तैयारी कैसे करे. कोई कोचिंग सेंटर है या कोई एकेडमी है जो वो ज्वाइन करे, या फिर बस घर पे बैठ के ही पढ़े. अच्छा, ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दिस हैज़ बीन अ कन्फ्यूजन इनिशियली फॉर मी एज़ वेल. इसमें जो मैंने अपना नतीजा निकाला है अपनी स्ट्रगल से और अब बहुत लोगों को ऑब्जर्व करके, एक लफ्ज़ है एपिस्टेमोलॉजिकल रिलेटिविज्म, दैट एवरीवन ड्रॉज मीनिंग आउट ऑफ समथिंग डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीवियस नोशंस एंड डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट. अपने उनके बिलीव्स क्या हैं वगैरह वगैरह. इफ़ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता, जो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकता, तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड समवन टू रेगुलेट यू, टू डिसिप्लिन यू, राइट. तो उसके लिए आप एकेडमी ज्वाइन कर लें, किसी मेंटर को चूज़ कर लें वगैरह वगैरह, जो भी आपका एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है. ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं. आपके अलग अलग सब्जेक्ट के कोचेज़ भी हैं. लेकिन एक जो मुझे लगता है कि जो सब पे अप्लाई चीज़ होती है वो ये है कि आज के दौर में जब हमें इंटरनेट मौजूद है तो हमें अकेडमीज़ में टाइम ज़्यादा नहीं करना चाहिए. आई हैव नेवर इंडोर्स्ड एनी अकेडमी इन द पास्ट, सो आई विल नॉट नेम एनी अनफॉर्चुनेटली. लेकिन जो एक चीज़ टेस्टेड है वो ये कि अगर आप इफ़ यू कैन थोड़ा सा रेगुलेट अगर आप अपने आप को कर लें, तो रादर देन ज्वाइनिंग अकेडमीज ज्वाइन मेंटोर्स. एंड आई थिंक दिस इज़ ट्रू जनरली इन लाइफ भी. इफ़ यू वांट टू रियली लर्न तो मेंटोर्स ढूंढें ज़िंदगी में. देयर आर मैनी पीपल जिनको मैं भी मेंटोर कर रहा हूँ. कुछ लोगों को मैं इंग्लिश ऐसे की इवेल्यूशंस वगैरह कर रहा होता हूँ, राइट. कुछ लोग पीपल आर इन कॉन्टेक्ट कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन बेसिक्स शुरू में होती हैं, तो आई मेंटोर देम. मेंटोरशिप इज़ ये एक वैसे भी मतलब हमारे जो पैगंबर भी थे वो भी इट वाज नॉट एन अकेडमी और समथिंग, वो मेंटोर्स थे, राइट. वो चिराग थे. एजुकेशन इज़ नॉट लाइक फिलिंग अ वेसल, एजुकेशन इज़ लाइक किंडलिंग दैट कैंडल, राइट. एक रोशनी जलाने का नाम है ना, जिससे आप बाकी दिए जला सकें. तो अकेडमीज़ आपको डिपेंडेंट करती हैं कि आप डेली आएँ वो ये करें. मेंटोर्स आपको आज़ाद करते हैं अपनी भी मेंटोरशिप से, राइट. तो मुझे आई ऑलवेज प्रेफर मेंटोर्स इन लाइफ और एंड ऑल्सो इन CSS प्रेपरेशन. अच्छा, पढ़ाई का बताएं कि भाई कितने घंटे पढ़ना है, क्या सारी रात सारा दिन पढ़ना है, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं कि इतने घंटे पढ़ लो तो भाई ये पास हो जाएगा एग्ज़ाम. अगेन इसमें फिर एक डिफरेंट ओपिनियंस हैं. देयर इज़ नो पेट आंसर टू दिस कि इतने घंटे पढ़ लें तो आपका ये कोई कुलिया नहीं है, कोई चूरन नहीं है इस तरह का. अकेडमीज़ डू सेल दीज थिंग्स, मतलब उनके पास ज़रूर इस तरह के पेट आंसर्स होते हैं, बिकॉज ह्यूमन माइंड व्हेन इट्स कन्फ्यूज्ड वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पेट आंसर्स की तरफ. जस्ट गिव मी आंसर एंड आई विल फॉलो इट ब्लाइंडली. बट पॉइंट इज़ हर बंदे की पिकिंग पावर डिफरेंट है, हर बंदे की एक अप्रोच डिफरेंट है टू अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग और मैंने बहुत शुरू में आई हैड अ CS बैकग्राउंड, सो टेक्निकली मेरा माइंड एल्गोरिदम्स में मूव कर रहा है. C++ से CSS का जो जर्नी है इट्स वेरी टफ, राइट. आप एक तरफ मूव कर रहे हो कि टेक्निकली इसको किस तरह से मैंने अप्रोच करना है, बट CSS इज़ वेरी होलिस्टिक अप्रोच रखने वाली बात, राइट. आप उसके मल्टीपल एंगल्स देख रहे हो, एक ही बात के अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंगल देखने हैं, क्लाइमेट चेंज पे देखना है, इन्वायरमेंट पे किस तरह से इंपैक्ट कर रही है चीज़, इंडिविजुअल लेवल पे सोशली क्या इंपैक्ट है. सो देयर इज़ दिस होलिस्टिक अप्रोच जो आपको लर्न करनी पड़ती है. तो मैं एक ऐसे लिखने से पहले आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक ऐसे लिखने से पहले आई रेड अ बुक, लाइक आई टुक 15 days टू राइट वन ऐसे.
अब इसके कंपैरिजन में एक बंदा जिसकी ऑलरेडी डिग्री इन चीज़ों में है, तो उसको ये 15 आवर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो अकेडमीज़ में जाएगा तो उसे आंसर मिलेगा कि जनाब आप दिन के 12 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, आपका सीएसएस हो जाएगा, राइट। सो आई वुड से कि शुरू में वर्क वेरी हार्ड एंड देन स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव दैट बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरू में, वो बना लें। उसके बाद प्ले स्मार्टली, उसके बाद आप अच्छे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अट्रैक्ट करें। और सबसे बड़ा मैंने आपको बताया रोशनी का जो मंबा है वो अच्छा मेंटोर है। मेंटोर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, मेंटोर बताता है कि कैसे पढ़ना है। दैट इज़ इवन वे बेटर जो इन्फॉर्मेशन देन कि आपको बता दे कि ये है इसका आंसर, राइट। तो देर आर मैनी सोर्सेज ऑनलाइन, अगेन आई विल नॉट नेम एनी, वो इंडोर्समेंट में चला जाएगा, लेकिन देर आर मैनी वंडरफुल रिसोर्सेज जो आपको थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करवा देते हैं, बट ओनली इफ़ यू गेट टू मेंटोर्ड बाय द राइट पर्सन। अच्छा, हमने सीएसएस के ऊपर तो बात कर ली है, अब हम स्पेसिफिक आपकी जो फील्ड है उस पे आते हैं जो कि एफबीआर है। तो आप बताएं कि एफबीआर में जो टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में बताएं कि ये किस तरह काम करता है। अच्छा, ये आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं यहाँ पे आपके सामने इस चीज़ को, आपकी जो ऑडियंस है उनको मैं बता सकूँगा कि टैक्स का जो बेसिक सिस्टम है वो पाकिस्तान के लेवल पे 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, बाकी एशिया की बाकी कंट्रीज़ में भी बेसिक जो स्ट्रक्चर है यही फॉलो होती है। सबसे पहले फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और फिर लोकल लेवल पे 3 layers हो गई। लेट्स टॉक अबाउट द फेडरल लेवल फर्स्ट। देयर आर 2 types ऑफ टैक्सेस दैट आर बीइंग कलेक्टेड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में आपके इनकम टैक्स आते हैं, आपके विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं, एडवांस टैक्स होते हैं। जहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं वहाँ पे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आती हैं और फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है और कस्टम्स, राइट। जितनी भी बाहर से चीज़ें आ रही हैं उस पर हम कस्टम ड्यूटी जो है वो कलेक्ट करते हैं। ये है एफपीआर की फेडरल लेवल पे। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है। जो टैक्स हमारे जो हैं वो विद इन कंट्री कलेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसको मैंने इनकम टैक्स बोला या फिर विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स, उनके लिए और बाकी सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के लिए भी और एफईडी के लिए भी हमारे पास आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जिससे जिसमें मेरी पोस्टिंग है इस वक्त, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस उनको एडमिनिस्टर करती है। उनके लिए फील्ड फॉर्मेशंस हैं, रीजनल टैक्स ऑफिसेज होते हैं, एमटीओज़ होते हैं, सीटीओज़ होते हैं। इसके बाद जो हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन ऑफ एफपीआर है एलटीओ, जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ इस वक्त, एलटीओ, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। जो जहाँ पे मैंने कस्टम्स की बात की, कस्टम्स के लिए वी एडमिनिस्टर द कस्टम्स ड्यूटी थ्रू कस्टम्स कलेक्टरेट। उनका एक अलग सिस्टम है, विबॉक कहते हैं उसे। और इसी तरह से हमारे वी यूज वेरियस सॉफ्टवेयर्स, IRIS है, CRM है, POS का सिस्टम है, वगैरह वगैरह, जो हम वैट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सेल्स टैक्स में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अब ये सारा है फेडरल का स्ट्रक्चर, राइट। इसी तरह से एक प्रोविंशियल भी टैक्स कलेक्शन होती है। प्रोविंशियल लेवल पे जो टैक्स कलेक्शन होती है वो सबसे पहले तो ये है कि सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है जो सर्विसेज पे, जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स पे, टेलीकम्युनिकेशन है, ये प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स कलेक्ट होता है। इसी तरह से अगर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स वगैरह की, राइट, यू विल नो। जो इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल टैक्स है वो, इसके अलावा जो हमारी अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र वगैरह अगर आप करते हो तो वो टैक्सेस जो है वो उसके लिए ये पहले फेडरल लेवल पे फिर प्रोविंशियल लेवल पे ये वाले कलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि इनको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है। उनको तो हमारा जो है टोटल वो एफपीआर वाला एक सिस्टम बना हुआ है, इनको कौन कर रहा है। ये एक ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जिस तरह से PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। जिस तरह अगर आप हम सिंध में बैठे हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, राइट। इसी तरह से बलूचिस्तान में है तो BRA। इसी तरह से अगर आप KPK में तो KPRA, राइट। तो ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं ये इनको एडमिनिस्टर करती हैं। अब आते हैं लोकल टैक्सेस की तरफ। लोकल टैक्सेस भी बहुत सारे होते हैं ना, जिस तरह से हमारी मिसाल के तौर पे हमारे कुछ सेवरेज के टैक्स हैं, हमारे कोई सैनिटेशन टैक्स है, हमारी कोई लाइसेंस फ़ी है, हमारे कोई इस तरह के जितने भी टैक्स हैं छोटे मोटे, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं
लोकल बॉडीज़। अब ये कैसे, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इनको? ये हमारे यूनियन काउंसिल्स एडमिनिस्टर करती हैं इनको हमारे जो TMAs हैं, ये टाउन म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसको मैनेज करती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्टम इन अ वेरी कंसाइज वे जितना मैं कर सकता था, कि हमारी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का सिस्टम पाकिस्तान का वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम तीनों तरफ से जो है वो लुट रहे हैं आप लोगों के हाथों। ये नहीं, सच है। अगेन इसमें देखें, जो मैंने पार्टीशन किया 3 लेयर्ड, ये वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं और ये दुनिया में हर जगह ही अप्लाई होते हैं। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट लेवल पे हो रही है। मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट लेवल पे हो रही है। टैक्स कलेक्शन फॉर एग्जांपल सीवरेज का है तो वहाँ पे फेडरल का जो बंदा है वो लगा होना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए अगर सीवरेज की अगर आपको टैक्स दे रहे हैं, सैनिटेशन का कोई टैक्स दे रहे हैं, तो आपकी जो लोकल बॉडीज़ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, वो आपकी ज़्यादा एक्सेस में है, राइट? तो इसलिए वो टैक्स कलेक्शन वहीं पे कर लिया जाता है। दैट्स वाई। तो आप तीनों जगह से नहीं लुट रहे, आप जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स जो हैं वो पे कर रहे हैं टू डिफरेंट टैक्स बॉडीज़। इफ़ यू आर सजेस्टिंग कि इनमें एक हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए, तो यस होनी चाहिए, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली मुश्किल है कि आपकी एक बिगर बॉडी हो जो कि इस तरह के मल्टीपल टैक्सेस को कलेक्ट करे। इसलिए वी हैव सम पावर्स वी हैव डेलीगेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सेल्स टैक्स को किया तो सेल्स टैक्स प्रोविंशियल लेवल पे भी कलेक्ट हो रहा है, सेल्स टैक्स फेडरल लेवल पे भी कलेक्ट हो रहा है। वो गुड्स पे हो रहा है, यहाँ सर्विसेज पे जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे हो रहा है, राइट? तो हमने ये बाइफर्केशन कन्वीनियंस के लिए की हुई है। देयर कैन बी एन हार्मोनाइजेशन इन दिस प्रोसेस, बट उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ की वजह से हमने इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ डिफरेंट की हुई हैं, बाकी टैक्स जो आपका बनता है वही आप पे कर रहे हैं। अच्छा, FBR में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे आपका क्या रोल है? ओके, सो बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट का जनरली काम है, दैट इज़ टू डिफेंड द फिस्कल स्पाइन ऑफ द स्टेट, राइट? हमने उसको बैक करना है। फिस्कल जो भी हमारी एक कंट्री है उसकी स्पाइन में हमने उसका एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनना है हमने। एज असिस्टेंट कमिश्नर FPR में जो मेरा रोल है वो ये है कि मैं पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसी भी टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन से, राइट? रजिस्ट्रेशन करवाना RTOs लेवल पे हम बहुत ज़्यादा इस पे जो काम हो रहा है, POS की इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आपकी रजिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो पहली तो चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग में आपकी एडवांस टैक्स की मॉनिटरिंग होती है, विद होल्डिंग टैक्स की मॉनिटरिंग होती है, राइट? इसके अलावा मी एज एन असिस्टेंट कमिश्नर हैज़ द पावर टू ऑडिट मैं कर सकता हूँ आपका, उसमें हम असेसमेंट कर सकते हैं आपकी। उसके अलावा हम सेल्स टैक्स की जो भी ओवरसाइट है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर रिकवरी एंड इन्फोर्समेंट हम कर सकते हैं, और फिर उसके लिए समटाइम्स वी नीड इंटेलिजेंस एंड वी हैव अ सेपरेट डायरेक्टरेट फॉर दैट, I&I के नाम से। तो उसकी वो भी हमारा एक पार्ट है। इसी तरह से हमारा फिर आता है एडजुडिकेशन। अगर हम ऑर्डर पास कर देते हैं फिर वो चीज़ अपील में चली जाती है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि मेरी हर पावर पे एक कदगन भी है। दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट पावर दैट आई हैव। अगर इस मैटर में इफ़ यू एज द विक्टिम ऑफ माई रॉन्ग ऑर्डर, एवरी ऑर्डर दैट आई विल डू विल बी अपीलेबल। उसके लिए एपिलेट जो हैं वो 3 एपिलेट स्ट्रक्चर्स हमने बनाई हुई हैं। पहले आप अगर मेरे ऑर्डर के ख़िलाफ़, अगर मैं आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर करता हूँ, यू कैन पहला जो आपके पास अपील है वो डिपार्टमेंटल अपील होगी, जो कि कमिश्नर अपील्स वो उनकी हेयरिंग करते हैं। सेकेंडली फिर आपकी ATIR, एपिलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू जो है, वहाँ पे आप सर्विस जो भी, अगर वहाँ से आपकी जो है आपकी रिजेक्ट होती है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। दिस इज़ अ थर्ड एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि थर्ड पर्सन है, ये FPR में नहीं है। दिस इज़ इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय द, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर आता है, राइट? इसी तरह से जो थर्ड है, फिर आगे हायर कोर्ट शुरू हो जाती हैं। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं देन यू आर बाउंड टू फॉलो। सो ये है एक बतौर असिस्टेंट कमिश्नर माई पावर्स एंड ऑल्सो द लिमिटेशंस ऑफ माई पावर्स। अच्छा, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं FBR में, तो आप इंडिविजुअली तौर पे अपने FBR इदारे में
क्या चाहते हैं कि क्या चेंजेस होनी चाहिए और किस तरह से वो बेहतर हो सकता है? अच्छा, आई थिंक ये हमारी एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम दिन रात इस पे ज़रूर गौर व फिक्र करते रहते हैं। लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि हर ऑफिसर जो एफपीआर से ताल्लुक़ है या फिर किसी और इदारे में, दे थिंक ऑन अ वेरी इंडिविजुअल लेवल। आई वुड से एफपीआर का जो काम है, इट्स नॉट जस्ट टू फिल द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका जो काम है, इट्स ऑल्सो टू सस्टेन, मेंटेन एंड इन्फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीज़न। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, उसका जो ब्रिज है वो भी एफपीआर बनता है इन ट्रू सेंस, राइट? तो सो दैट इज़ द वाई पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एफपीआर की रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अगर आप एफपीआर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहली तो जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसको जो सिस्टम है उसके बारे में एक नॉर्मल एक इंसान को, जिसके बारे में जो रिटर्न फाइलिंग पे भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, हमारा उस सिस्टम को हमने ह्यूमनाइज करना है। हमने कलेक्शन से कनेक्शन की तरफ जाना है, बिकॉज कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे बहुत सारे इनफैक्ट टैक्स कलेक्शन में हमें अक्सर एलटीओ लेवल पे सक्सेस इसलिए मिलती है बिकॉज द कनेक्शन इज़ देयर, द ट्रस्ट फैक्टर इज़ देयर। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं कराची की, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर दोज टैक्स पेयर्स कि जो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो कराची में मौजूद हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि कराची की एक गली से इतना टैक्स कलेक्ट हो रहा है जितना बाकी सिटीज़ में से भी नहीं हो रहा, बिकॉज उनके हेड ऑफिस यहाँ पे हैं। तो वेरी कंप्लाइंट, दे आर वेरी कंप्लाइंट। वाई? बिकॉज द ट्रस्ट फैक्टर इज़ देयर। तो हमने पहली जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कलेक्शन से कनेक्शन की तरफ जाना है। वी नीड टू ह्यूमनाइज दिस प्रोसेस, ह्यूमनाइज दिस डिमोनिक सब प्रोसेस जो है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए फैसिलिटेशन ज़रूरी है। तो बाय चांस ये अभी आप जिस वक्त में हम ये बैठक कर रहे हैं, कल ही एक प्रोजेक्ट का हमने एक एंड किया है जिसका प्राइम मिनिस्टर के एक विजन के अकॉर्डिंग हमारा एक मॉडल टैक्स ऑफिस कराची में वो बनाया जा रहा था, और उसमें एक टैक्स पेयर फैसिलिटेशन जोन हमने बनाया, और उसका जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने मुझे लगाया। तो आई डिज़ाइन द होल थिंग, आई लाइक मैंने उसकी सारी जो स्पेसिफिक्स थी, उसका पूरा जो एक फ्लो है उस पूरी जगह का, वो हमने डिज़ाइन किया। इनफैक्ट इन अ फ्यू डेज़ प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ विल बी कमिंग अलॉन्ग विद द चेयरमैन टू इनॉग्रेट दैट स्पेस, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन जोन। तो आई थिंक जो पहला कदम है वो हमने उठा लिया है। इसको सिर्फ हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी गवर्नमेंट में जो भी इम्प्रूवमेंट आती है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकती, वो बेसिक स्टेप्स पे ख़त्म हो जाती है। जब जैसे ही बंदा चेंज होता है उसकी वो पॉलिसी भी अपने साथ ले जाता है। तो हमें उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कि एक पॉलिसी की उम्र उस बंदे से बहुत ज़्यादा हो। तो पहली तो ये चीज़ है, फ्रॉम कलेक्शन टू कनेक्शन। जो दूसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कि हमने इस डॉक्यूमेंट ड्रिवन मॉडल से हमने डेटा ड्रिवन मॉडल की तरफ जाना है। हमने इस प्रोसेस को बहुत इनफैक्ट अभी पिछले 10 सालों में इंडिया ने 5000 से ज़्यादा लॉज रिडंडेंट कर दिए हैं, बिकॉज दोज डॉक्यूमेंट्स वर फ्लॉड नाउ, दे वर नॉट एज एप्लीकेबल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? इसी तरह से आप दूसरी मुल्क की देखें, दुबई ने कितने ज़्यादा अपने क्लैरिकल सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं उसने। तो एवरीथिंग इज़ डेटा ड्रिवन नाउ। और आज जब हम AI के दरमियान, AI की एग्जिस्टेंस में हमें अब काफ़ी साल हो गए इनफैक्ट, जब देयर इज़ नॉट वन इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि जिसमें इतना बड़ा क्रूशल चेंज आया हो ह्यूमन हिस्ट्री में जितना बड़ा AI आया। एंड दिस इज़ अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट, इट फील्स लाइक अ वेरी बिग स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी चेंज है। और अगर आज के दौर में भी हम बैठे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम अपने डिसीजंस कर रहे हैं और डेटा की तरफ नहीं जा रहे, तो हमारे ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए पॉइंट है। तो आई थिंक एफपीआर का ज़्यादातर जो सिस्टम है, इस मॉडल टैक्स ऑफिस में भी हमने ये चीज़ें थोड़ा सा इंप्रूव की हैं। वी हैव बिल्ट सॉफ्टवेयर एज वेल नाउ। अभी एक CRM सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा चेयरमैन साहब ने इस पर ट्रेनिंग्स भी शुरू करवाई हुई हैं। तो उसमें क्या है, उसमें ये हो रहा है कि आप यू डोंट नीड टू कैच दीज रैंडम पीपल। आपको पहले ही सॉफ्टवेयर जो हैं वो एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं कि दीज आर द टैक्स पेयर्स जो नॉर्मल से डिविएट कर रहे हैं।
तो आप डायरेक्टली उनको वो करके आप यू कैन बी वेरी सेलेक्टिव इन योर अप्रोच, तो आपकी जो मैन पावर है वो सही जगह पे लगेगी, राइट। तो दूसरी जो चीज़ है, हम अगेन पहला कदम हमने उठा लिया है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एआई की इंटीग्रेशन इसमें नहीं है अभी। दिस इज़ डेटा ड्रिवन, डेटा साइंस ज़रूर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो इंटीग्रेशन इसमें अभी तक नहीं है। तीसरा ये है कि हमने एफपीआर की एज इदारा हमने उसकी रीब्रांडिंग करनी है। एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रन बाय मेयर फेयर। हमने इदारों को ट्रस्ट के साथ चलाना होता है, हमें इसमें ट्रस्ट फैक्टर इनकलकेट करना पड़ेगा सूनर और लेटर। हमें हर उस बंदे को जो टैक्स पे करता है, हमें उसको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, और हर उस ऑफिसर को जो कि थोड़ा सा मॉडर्न सोचता है, थोड़ा सा रिफॉर्मर मेंटेलिटी रखता है, उसको हमें ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, रिवॉर्ड करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। हमें अभी हम एफपीआर के उस स्टेज पे हैं, उस नहज पे हैं कि एफपीआर हैज़ बिकम अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव फॉर पाकिस्तान। इट्स नॉट जस्ट अनदर इंस्टीट्यूशन, कोई एक इदारा नहीं है। नाउ दिस हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, क्योंकि अभी जिस हमारे फिस्कल डेफिसिट्स हैं, हमारे जो हमारे मसले चल रहे हैं, और जिस तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बजट की, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और अभी आप अगर उस पर भी बात करें तो हमारा जो कराची में, जहाँ मैंने बात की कि बहुत दुनिया के पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े टैक्स पेयर्स यहाँ पे बैठे हैं, बट यहाँ पे 60 to 65% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर अनडॉक्यूमेंटेड। आप सदर मार्केट में जाएं, आप यहाँ पे हमारी खड़ा मार्केट में चले जाएं, आप और ये मैं अच्छी जगहों वाली मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। आप शेरशाह चले जाएं, आप जैनब मार्केट चले जाएं, राइट, आप तारिक रोड चले जाएं, इनमें से मुझे बताएं कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। आपको हैरानी होगी कि अगर इफ़ देयर आर 100 शॉप्स, ओनली 1 2 3 4 मैक्सिमम इतनी रजिस्टर होंगी, एटलीस्ट इस तरह की। और ऐसी आबादी जहाँ पे 3-4 करोड़ आबादी एक शहर में हो, तो इतने कम लोग रजिस्टर्ड हों और इतनी अनडॉक्यूमेंटेड अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हों, तो कितना बड़ा क्वांटम है जो कि टैक्स पे ही नहीं कर रहा, राइट। एंड वन थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टैक्स पेयर। यू डोंट पे टैक्सेस सो दैट योर रोड्स आर बिल्ट, यू पे टैक्सेस सो दैट यू गेट दैट पावर टू आस्क वाई दे आर नॉट बिल्ट। तो ये पावर आपके पास तब आएगी व्हेन यू विल पे टैक्स। लेकिन अगर आप नहीं करते, देन यू मॉरली आप डिमांड तभी करेंगे जब आपने उसके एवज में आपने अपना एक रोल प्ले किया हुआ है। तो इट्स अगेन इट गोज़ बोथ वेज, इज़ अ साइकिल दैट वी आर स्ट्रक। हम बहुत सालों से उसमें हम फंसे हुए हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रस्ट नहीं है, हम टैक्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं कि वो फ़ंड लग करें, और क्योंकि वो फ़ंड करते नहीं है इसलिए हम टैक्स भी नहीं देते कि भाई किस चीज़ का तो पहले ही हम इतना तुमने टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए। तो इट्स अ साइकिल दैट हम जिसमें फंसे हुए हैं, एक गर्दाब है, तो हमें इसमें से निकलना है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आई वुड एग्री टू दिस कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल ज़्यादा है। तो एज एफपीआर आई वुड से ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। पहले स्टेप हमने उठा लिया है, इसको सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट लेवल पे स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आने की ज़रूरत है, ताकि हम इसको मज़ीद जो है इसको हम बेहतर की तरफ लेके जा सकें। अच्छा, आपने इतना सब कुछ बता दिया है कि भाई ये टैक्स जो है वो इस तरह कलेक्ट होता है और इस तरह कलेक्शन होनी चाहिए। तो अब आप ये बताएं कि ये टैक्स लगता किधर है और किस तरह लगना चाहिए। जी, इसमें पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस नहज से गुज़र रहे हैं जहाँ पे एफपीआर एक इम्पेरेटिव बन गया है, एक इदारा बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल में है इस वक्त। तो रिडिकुलसली हाई, ऑलमोस्ट 50% हमारी जो है वो हमारी टैक्स कलेक्शन की वो हमारी डेट सर्विसिंग में जाती है। वो पैसे जो हमने लिए हुए हैं वो रिटर्न करने में जाती है। 50%, इट्स ह्यूज अमाउंट फॉर अ कंट्री। इसी तरह से हमारी जो 12 to 13% है वो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह में जाती है, राइट। और फिर आते हैं हम उसके अलावा 7% 8% अराउंड आपकी, मैं रफ़ फिगर्स दे रहा हूँ, दिस आर नॉट एक्यूरेट, रफ़ फिगर्स जो हैं वो आपकी ब्रोक्रेसी में और पेंशन्स वगैरह में जाती है, राइट, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस की भी पेंशन्स इंक्लूडेड है।
इसी तरह से फिर अब आती हैं चीज़ें जो आपसे रेलिवेंट है, जो शायद आपको टेंजिबल्स में लगेंगी। वो है PSDP, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सारी हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसका बजट वो ऑलमोस्ट है तकरीबन 6%, राइट। इसी तरह से फिर हमारे आती हैं चीज़ें, अगर हम आपकी जो हमारी सब्सिडीज़ होती हैं 4 to 5% तो हमारा सब्सिडीज़ में चला जाता है। जो हमारी सब्सिडीज़ रमज़ान में आ गई, कोई हमने सब्सिडीज़ दे दी, पेट्रोल पे सब्सिडीज़ दे दी, पावर पे सब्सिडीज़ दे दी, तो हमारा सब्सिडीज़ में 4 to 5% तो सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट पे कर रही है। अगर आप पे नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट पे कर रही है। किस पैसे से पे कर रही है? वही पैसा जो हमने कलेक्ट किया। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो है कि द रेस्ट ऑफ 3 to 4% वो हमारा कंबाइंड खर्च हो रहा है एजुकेशन पे, हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे। तो इसलिए कहते हैं कि जो बजट डॉक्यूमेंट होता है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इट्स अ मॉरल डॉक्यूमेंट। इट टेल्स यू कि आप अपनी सोसाइटी में क्या चीज़ वैल्यू कर रहे हैं, क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो आप देखें कि इस 3 to 4% में से भी 1.9% आप एजुकेशन पे लगा रहे हैं, 1.2% हेल्थ पे लगा रहे हैं, राइट। तो अगर 1.2 फिगर आपसे ज़्यादा रेलिवेंट है, तो 1.2% आप हेल्थ पे लगाएंगे तो आप कैसे डेवलप कर सकेंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें, कैसे? एंड यू कैन नॉट कम्पीट। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी पहले इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी जो हमारे बजट की डिस्ट्रीब्यूशन बताइए उनको भी हम कम कर दें सो दैट वी कैन, नो, वी नीड अ बिगर पाई, वी नीड मोर मनी सो दैट वी कैन इन्वेस्ट मोर इन दीज थिंग्स। हमारी सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमारी जितना भी बजट खर्च हो रहा है, is it enough? No, it's still not enough. We need more. It's a reality. हम जिस geographical हम जिस territory में exist कर रहे हैं, वहाँ की ये हमारी एक requirement है, ये हमारा existential threat है हमें. So we need those that pie as well. इसके अलावा हमारी जो development budget है, उसमें भी हमें मज़ीद चाहिए. So we need more money. For that we need what? We need FPR. We need more people to give tax. अभी अगर 65% लोग पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60 लाख टैक्स दे रहे हैं, इंडिया में तकरीबन 8 करोड़ से वे मोर देन दिस टैक्स लोग टैक्स दे रहे हैं। हाउ कैन वी कम्पीट? हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ में आते हैं, इंडिया भी आता है, इंडिया 3rd है, हम शायद 5th है। अगर वहाँ पे 8 करोड़ दे रहे हैं और हमारे यहाँ 50-60 लाख दे रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड द क्वांटम कि जितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? सो अब अगेन ये कैसे होगा? वही 3 स्टेप्स के साथ हमने ये तीनों को अडॉप्ट करना है। और इस तरह से मैंने, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये हमारी जो है ना वो स्पेंडिंग की बाइफर्केशन है जो मैंने आपको रफली एक बताई है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ 50-60 लाख जो हैं लोग वही सिर्फ टैक्स पेयर हैं, तो इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? हम किस तरह लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई टैक्स दो, ताकि मुल्क तो एटलीस्ट तरक्की करे? आई थिंक ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अवेयरनेस, पीपल आर अवेयर ऑफ दिस। हमारे यहाँ लोग, आपको पता होगा, ज़कात देते हैं, टैक्स नहीं देते। एंड व्हाई इज़ दैट? बिकॉज दे बिलीव कि ज़कात का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, राइट, बट दे आर नॉट श्योर ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है, स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ट्रस्ट उन अपनी सिटीजन्स को एक ट्रस्ट फैक्टर इनकलकेट करें कि अगर वो टैक्स दे रहे हैं और उस टैक्स से पैसे से उनके बाहर गली में जो गैस पाइपलाइन ख़राब हो रही है, सारा सिस्टम ख़राब हुआ हुआ है, तो वो अगर बन रही है तो दे विल डेफिनेटली पे टैक्स, राइट? वो डेफिनेटली दे विल। तो इवन आई डोंट हैव अ मॉरल ग्राउंड टू आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम यू व्हेन द गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग इन रिटर्न। तो मैं किस मॉरल ग्राउंड से आपके पास जाऊंगा? एंड दैट, आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द इमेज ऑफ FPR। हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बट जो स्पेंडिंग है वो अगर रेकलेस होगी तो फिर आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो डेफिनेटली ख़राब होगा। तो वी नीड कि हमारी जो स्पेंडिंग है वो एक तो ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता हो किस चीज़ में हो रही है। दूसरा ये कि जितना भी हो रहा है, जितना हमारी स्पेंडिंग हो रही है उसको लोकलाइज़ किया जाए। हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, उनको बजट ट्रांसफ़र किए जाएँ, ताकि अगर, और ये भी बेहतर किया जा सकता है कि हम टैक्स कलेक्शन को थोड़ा मज़ीद नीचे ले जाएं, कि हम ज़्यादा फेडरल की तरफ, हम यूनियन काउंसिल्स की तरफ आ जाएं। इसीलिए ये लोकल इलेक्शंस भी ज़रूरी हैं।
ताकि फ़ंड उनको मिले, ताकि समवन विल बी अकाउंटेबल फॉर योर, आपकी जो भी गली है, आपकी अगर इस पूरे सिस्टम में अगर आपका कोई लोकल मसला है तो उसको हम इम्प्रूव करने में देयर हैज़ टू बी अ पर्सन जिसको आप जाके पकड़ें, राइट? फेडरल लेवल पे यू रेयरली पीपल हैव एक्सेस टू समवन जो कि एक फेडरल एम्प्लॉय है, राइट? लेकिन लोकल लेवल पे एक यूनियन काउंसिल, जनरल काउंसिलर अगर आपके घर के पास ही रहता होगा, आप उसे जाके पकड़ सकते हैं, यार कि मैंने ये कहा था, काम क्यों नहीं हुआ? आर यू अ टैक्स पेयर? येस, देन यू गेट टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ेगा, हमें एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे, एंड फॉर दैट हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेके जाना चाहिए, हमें उनकी ग्रीवेंसेस को समझना चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि पीपल आर नॉट, उन्हें ये मसला नहीं है कि जनाब वो टैक्स देने से नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि वो ज़कात पे कर रहे हैं, दैट मीन्स उनमें इस्तात भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। बट दे हैव द ट्रस्ट फैक्टर इन अल्लाह, दैट अल्लाह विल रिटर्न समथिंग बैक, लेकिन उन्हें वो गवर्नमेंट में नहीं है। तो इट्स अ सिंपल ट्रस्ट प्रॉब्लम, आई थिंक। अच्छा, आपने जैसे एआई की बात करी कि डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है वो एआई किस तरह क्रूशल है और किस तरह काम आ सकता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे एआई का जो है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह काम आ सकता है? अच्छा, वन थिंग आई वुड रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि दुनिया जो है वो इस एआई की प्रोज एंड कॉन्स वाली डाइकोटमी से बहुत आगे निकल चुकी है। अब हमें और पहले ये चीज़ देखना है कि एआई, व्हाट इज़ एआई, बिकॉज यू कैन नॉट यूज समथिंग विदाउट नोइंग व्हाट इट इज़। एआई एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एलियन इंटेलिजेंस, इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई मीन इट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इट शुड बी नेम्ड एज एलियन इंटेलिजेंस। एक हमें चीज़ समझनी है, मैंने इससे पहले एक जिक्र किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दुनिया की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई जो जितनी बड़ी एआई डेवलपमेंट है। वाई इज़ दैट? बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि हमने दुनिया में एक न्यू इंटेलिजेंस खुद बना ली है जो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले हमारी जितनी भी एवोल्यूशन रही है, इंसान सिर्फ इस काबिल रहा है कि वो अपने जैसा एक बच्चा पैदा कर सके, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव क्रिएटेड समथिंग दैट वी डोंट इवन नो कि व्हाट इट इज। तो हमें पहले तो ये समझना है कि व्हाट इट इज। तो इट्स एन एजेंट, इट्स एन एजेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक अलग चीज़ है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स एन एजेंट। अभी जो दुनिया है वो एआई गवर्नेंस की तरफ जा रही है, राइट? कि गवर्नेंस के जो decisions हैं, they are being influenced by this AI. Recently my friend wrote a very nice article on this कि जो warfare है उसके warfare में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, right? अभी गाज़ा में और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी गॉस्पेल नाम और लेवेंडर टाइप के कुछ उन्होंने AI का यूज़ करते हुए गाज़ा पे अटैक किया। The weapons used AI मॉडल, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम थी। व्हाट डज दैट टेल अस? कि एआई इज मेकिंग अ डिसीजन कि उसने टारगेट कहाँ करना है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दिस कैन बी? जो पहले के जो हमारे हम नाइटमेयर सुनते थे कि देयर विल बी अ डे, देयर हैव बीन, हॉलीवुड इज़ फुल ऑफ सच मूवीज़ कि जहाँ पे जनाब देयर विल बी अ डूम्स डे जहाँ पे मशीन्स आके ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही हैं। बट रियलिटी में दिस हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। आपकी कौन सी जॉब है विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई? गिव मी एन इंस्टेंस। वेल, बहुत कम जॉब्स हैं रियलिस्टिकली। अदरवाइज़ अगर आप रियलिस्टिक सेंस में देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब्स हैं जो ऑलरेडी रिप्लेस हो गई हैं। तो इट्स एन एलियन इंटेलिजेंस, इट्स एन एजेंट। आपने इंडिविजुअल लेवल की बात की, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आपकी इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशंस, यू एंजॉय मोर विद द चैट जीपीटी देन योर एनीवन, राइट? व्हाई इज दैट? वो आपकी हर नीड्स को समझ रहा है, केटर कर रहा है या कर रही है, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एंड हु यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज इट कैन बी हूएवर यू वांट, राइट? तो नो ह्यूमन कैन मैच, और ये ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है कि चैट जीपीटी या एआई को आप ह्यूमंस में, आई रिसेंटली इवन सॉ अ प्ले इन कराची, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले, तो इंक्लूड करें आप ह्यूमंस स्ट्रक्चर में, रोबोट स्ट्रक्चर में एआई डालें, इट विल बिल्कुल आपकी ह्यूमन फॉर्म में चला जाएगा, इवन एट टाइम्स वे बेटर देन ह्यूमन, राइट?
सो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टू बी, ये ह्यूमनहुड है क्या ये? तो ये बहुत AI का क्वेश्चन नाउ हैज़ बिकम एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, नॉट नेसेसरीली आपकी जो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये आपका एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है मेंटली, आपका एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर आपकी, मैंने आपको बताया पहले, गवर्नेंस में भी है, वॉरफेयर में भी है। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डोमेन जहाँ पे AI का यूज़ नहीं हो सकता, जहाँ पे AI ह्यूमन से बेटर परफॉर्म नहीं कर सकती। हमारे पहले मीडिया आया था, टेलीफोन आया था, दीज वर ऑल डिवाइसेस दैट वी यूज्ड, राइट? वी डोंट नो हाउ AI थिंग्स। अगर आप और मैं टेलीफोन पे एक ही नंबर डायल करें तो हम एक ही जगह पे कॉल होगी। AI में अगर हम सेम क्वेश्चन करें द आंसर विल बी डिफरेंट। और ये बहुत बेसिक है, अभी तो हमें ये पता ही नहीं है कि हमने AI का यूज़, हमने उससे क्या पूछना है। अभी तो कुछ लोग मैसेजेस करके उससे सिर्फ ग्रामर करेक्ट करवा रहे हैं, इसको मैसेज को अच्छा कर दो या ये कर दो, किसी को मैंने भेजना है, फलाने को भेजना है। यू ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ ChatGPT, यू कैन नॉट इवन सेंड अ टेक्स्ट नाउ। रेडी प्लेयर वन इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, वो वैसे ज़्यादा तो वर्चुअल रियलिटी पे है वो, लेकिन उसमें यू सी कि हाउ आर माइंड्स विल बी बॉगल्ड बाय द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव नाउ। तो आई थिंक इन फ्यूचर हमारे जो इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे अब चाहे वो स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो कोई भी हमारा जो भी प्रोफेशन है, वो AI के यूज़ के बगैर पॉसिबल नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि AI को ये ख़तरा नहीं है कि जनाब, नॉट नेसेसरीली कि AI विल रिप्लेस एवरी जॉब, बट ह्यूमंस विल बी डूइंग बेटर जॉब्स नाउ। लेकिन आज की जॉब्स में AI विल डेफिनेटली रिप्लेस द पर्सन जो कि AI का यूज़ नहीं कर रहा, और वो बंदा जो यूज़ कर रहा है वो रिप्लेस कर देगा उसको जो यूज़ नहीं कर रहा। तो दिस हैज़ बिकम अनदर स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव अदर देन FPR। आई थिंक AI इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अलावा। या अच्छा, हमने इतनी जो है वो सारी दिलचस्प बातें कर ली हैं, तो अब वापस मैं आपके ऊपर आता हूँ, पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा लाइफ लेसन है जो आपने सीखा हो, या कोई एक ऐसी लाइफ फ़िलॉसफी हो जो आप बताना चाहते हो जिससे यूथ कुछ सीख सके। आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट लेसन, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक फ्रेडरिक नीचे ने एक कहा हुआ है कि वो दैट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट आई हैव इनकलकेटेड मेरे अपने अंदर ही, विच इज़ के टू लिव इज़ टू सफ़र एंड टू सर्वाइव is to find meaning in that suffering. Suffering is inevitable. There are two types of people जो अपनी लाइफ में कम बर्डन मांगते हैं, and there are second type of person who prays for stronger shoulders to carry more burden. So I am the second type of person, and I wish to be second type of the person, and I pray for stronger shoulders in my life. There have been many doors, which I dreamed of and which I prayed for years, closed for me very quietly and painfully. And उसने बहुत ज़्यादा life में made me question not just the system but myself. But I've seen that if you lose something, that does not mean that you're lost. You can still gather your all pieces and build yourself again. So whatever it is that you're doing, whatever it is that you're doing in life, there is a hope for that. जो एंड ऑफ द टनल पे हम कहते हैं कि कोई ना कोई लाइट ज़रूर आपको वो होती है, वो रोशनी का मंबा तलाश करें। समटाइम्स वो आपको बहुत ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद रोशनी ना हो, राइट? तो एज़ आई मैंशनड अर्लियर कि लाइफ में मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। वो मेंटोर एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, वो मेंटोर एक अच्छा नॉर्मल टीचर भी हो सकता है, वो मेंटोर आपका छोटा भाई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ द फिलॉसफी दैट आई सेड, दैट फ्रेडरिक नीचे वाली, दैट इज़ समथिंग दैट आई लिव बाय, एंड आई हैव बीन totally realize this कि every decision that I'm going to make in life, even joining the civil services, I told you this is a trade off. उसकी हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बट you'll have to balance these two things and choose
every decision has to be a trade-off, will be a trade-off, and so act accordingly. उसके हिसाब से अपनी choices को आप जो है वो manage करें. There won't be any decision which will be absolutely right. There won't be any decision which will be absolutely wrong. तो आपका हर decision में trade-off होगा. तो I think जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हमारी जो थोड़ी सी अप्रोच होती है फ्यूचर को लेके वो रियलिस्टिक हो जाती है. तो वी एक्सपेक्ट कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, बट दैट वुड बी फाइन. आई विल मैनेज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई चोज दिस. अच्छा, एंड में मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और आपने हमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ गाइड करा. मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जो है ना वो मुझे ऐसी चीज़ें जो है ना मुश्किल वाली टैक्सेशन और ये सब कुछ जो है ना वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी, लेकिन आपने इतने अच्छे से गाइड करा, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो हम जैसों को कुछ सिखाया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.